हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर श्याम वशिष्ठ। और आज हम बीकॉम फाइनल ईयर के 6 सेमेस्टर के लिए जो सब्जेक्ट है आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग, उसके अंतर्गत जो आपका चैप्टर है वो है एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। निर्यात की जो प्रक्रिया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से प्रलेख तैयार किए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, दो देशों के मध्य में जो व्यापार होता है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, और उस ट्रेड के प्रमोशन के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग हम लोग करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में देखिए एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट भी होता है। तो दो देशों के व्यापारी, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, जब एक दूसरे को सामान भेजते हैं तो जो व्यक्ति एक्सपोर्ट करता है यानी निर्यात करता है, उस व्यक्ति को एक सर्टेन प्रोसीजर को फॉलो करना होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, कुछ लाइसेंस वगैरह लेने होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है जो सामान बेचने की दो देशों के बीच में, उसके संबंध में आज का ये चैप्टर है। देखिए, आपको सबको पता है कि जो व्यक्ति सामान बेचता है वैसे तो वो सेलर है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे उसको, वो निर्यातक है, वो एक्सपोर्टर है। और जो आदमी सामान को ख़रीदता है, मंगवाता है, वो इंपोर्टर है। ठीक है। तो इस प्रकार से निर्यात व्यापार में बहुत सी इस तरह की ऑब्लिगेशंस हैं, इस तरह की रेगुलरिटीज़ हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनका पालन हमें करना पड़ता है बतौर एक्सपोर्टर। और एक्सपोर्ट ट्रेड की एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ प्रयोग होते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, यानी स्टेप्स क्या हैं, क्या क्या करना पड़ता है। ये प्रक्रिया शुरू होती है ट्रेड इंक्वायरी से। जो व्यापारी निर्यात करना चाहता है वो किसी विदेशी जो आपका विक्रय एजेंट, आपने सेल्स एजेंट जो फिक्स किया हुआ है, उसके माध्यम से ये पता करता है सीधे कि भाई जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन की क्या फीचर्स हैं, उसकी प्राइस क्या है, उसका कलर क्या है, क्वालिटी क्या है, डिज़ाइन क्या है, उसका उपयोग किस प्रकार से करना है। ठीक है। उसका ऑपरेशन क्या होगा, किस तरह से उसकी प्रयोग की विधि है, यानी उसकी गारंटी, वारंटी, पैकेजिंग, उसके पेमेंट के मेथड्स, और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर को ये सारी जानकारी सीधे या विदेशी एजेंट के माध्यम से दे सकता है, और प्राय ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस के कोटेशन के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है। जब वो ट्रेड इंक्वायरी हो जाती है तो दूसरी स्टेज आती है रिसीट ऑफ इंडेंट। इंडेंट यानी परचेज ऑर्डर। तो इंडेंट में देखिए, जो गुड्स है उसका नाम, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, उसकी क्वांटिटी, उसकी पैकिंग की विधि, उसके इंश्योरेंस के संबंध में विधि, उसके भुगतान के संबंध विधि, जितनी भी है ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। इंडेंट में देखिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इंडेंट में माल से संबंधित अगर सारी बातों का उल्लेख कर दिया गया हो तो इसे क्लोज्ड इंडेंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी एक्सपोर्टर है उसे इंपोर्टर के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से उसे सप्लाई करना होगा। इसके विपरीत इस तरह का होता है, यदि इंडेंट अपूर्ण है यानी उसमें सारी बातें उनमें नहीं बताई गई हैं, उसका उल्लेख नहीं है, तो इसे हम ओपन इंडेंट कहते हैं। ऐसी अवस्था में कुछ चीज़ें जो एक्सपोर्टर है वो अपने रेशनल यानी विवेक के आधार पर उसका निर्णय कर सकता है। तीसरी चीज़ है फिर क्रेडिट इंक्वायरी। देखिए, जो आदमी एक्सपोर्ट करेगा वो ये ज़रूर जानेगा, क्योंकि बड़ा ऑर्डर होता है, कीमत ज़्यादा होती है, तो दूसरे देश में दूसरे व्यापारी के बारे में वो जानकारी लेना चाहेगा कि उसकी साख कैसी है, उसका क्रेडिट। तो वो क्रेडिट लेटर की मांग करता है, और क्रेडिट लेटर उसको इशू करता है वहाँ का जो बैंक है। वो अपने जो इंपोर्टर होगा उसको एक क्रेडिट लेटर बना के देगा। उस क्रेडिट लेटर में उसकी क्रेडिबिलिटी, उस आदमी की साख, उस आदमी की गुडविल क्या है, उसके बारे में बताया जाएगा। वो लेने के बाद फिर जो एक्सपोर्टर है उसको एक्सपोर्ट लाइसेंस प्राप्त करना होता है। इसके लिए वो डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT के ऑफिस में एक आवेदन देगा, और इस आवेदन पत्र के साथ साथ जो अलग अलग विभिन्न आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज लगाए जाते हैं वो सारे के सारे इसमें देगा। यदि कोई पत्र में, इसमें आवेदन पत्र में कोई कमी रह जाती है तो GDFT क्या करता है, आवेदक को सूचना देगा कि इन सब कमियों को दूर करें, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं। आवश्यक
जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के बाद वो निर्यातक को DGFT से एक निर्यात लाइसेंस यानी एक्सपोर्ट लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। या जो स्पेशल केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिज़म्स हैं, मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, जिनको हम स्कोमेट यानी SCOMET बोलते हैं, इसकी दशा में जो एक्सपोर्ट लाइसेंस है वो मैक्सिमम 24 महीने यानी 2 वर्ष की अवधि के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, और अन्य मदों की दशा में ये 12 महीनों के लिए वैध होता है, 1 साल के लिए, यानी हर साल बाकी चीज़ों के लिए आपको हर बार नया एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होता है। उसके बाद 5वीं चीज़ क्या है, ऑब्टेनिंग इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, IEC नंबर जिसको हम बोलते हैं, IEC नंबर। ये DGFT से हमने जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म दिया है, जो दस्तावेज़ हमने लगाए हैं, वो सारे लेकर के, लाइसेंस लेकर के एक कोड मिलता है, जिसके लिए आपको एक परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका पैन लेना होता है कार्यालय में। और ये पैन नंबर आपका इनकम टैक्स वाला नहीं है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये इस्तेमाल होता है, ये वो परमानेंट अकाउंट नंबर आपका है। ये आप तो IEC कोड ये प्राप्त कर लेंगे। IEC कोड प्राप्त करने के बाद छठी जो स्टेज है वो क्या है, हेजिंग अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट्स हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है। तो उस चीज़ के लिए क्या करते हैं निर्यातक यानी एक्सपोर्टर, वो माल भेजने और उसकी भुगतान राशि प्राप्त करने के मध्य में कुछ समय का अंतराल होता है। ऐसे में हो सकता है कि भाई जो एक्सचेंज रेट है उसमें परिवर्तन हो जाए, तो जो एक्सपोर्टर है वो उसके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती, तो कई बार ये उल्टा पड़ जाता है मामला। तो एक्सचेंज रेट में इस प्रकार के अगर विपरीत या प्रतिकूल कोई परिवर्तन हो जाए तो उसके संरक्षण के लिए उसका एक किस्म से इंश्योरेंस हो गया, वो निर्यातक किसी बैंक में क्या करेगा, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। इस संरक्षण समझौते से जो एक्सपोर्टर है उसको निश्चित निर्यात राशि, कम से कम इतनी राशि उसे मिलेगी, यानी उसे लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से वो हेजिंग उसकी करवा लेता है एक्सचेंज रेट के अगेंस्ट। उसके बाद है पैकेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द गुड्स, मार्किंग ऑफ द गुड्स। तो पैकिंग और मार्किंग ऑफ द गुड्स में क्या करेगा, वो सारा माल कलेक्ट करेगा और उसके बाद आयातकर्ता के निर्देश के अनुसार उसकी पैकिंग करेगा, उसकी मार्किंग करेगा, अलग अलग बॉक्सेस बनाएगा, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेगा और डेस्टिनेशन के, जो उसका डेस्टिनेशन है जहां उसको पहुंचाना है वहां पर सुरक्षित पहुंच जाए, इस चीज़ को वो इंश्योर करेगा। माल के पैकेटों को वो क्या करेगा, मार्किंग करेगा, उस पर चिन्ह लगाएगा और उसका उद्देश्य ये होता है कि उसकी पहचान में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो। तो ये स्पष्ट रूप से चिन्ह लगाए जाने चाहिए, मार्किंग उसकी होनी चाहिए ताकि गलत होने की संभावना ना हो। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट, जो आपके रवानगी एजेंट हैं वो माल भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे, रवानगी एजेंट की नियुक्ति हो जाएगी और ये जो फॉरवर्डिंग एजेंट हैं रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ये सब माल की सुपुर्दगी लेने से लेकर जहाज़ में लदवाने तक की सारी कार्रवाई करते हैं। आमतौर पर रवानगी एजेंट जो हैं वो काम कौन कौन से करेंगे, ये रिजर्व करेंगे शिपिंग स्पेस, यानी जिस जहाज़ में जो कार्गो शिप्स होते हैं, जो माल जाना है उसमें बुक करवाएंगे, वो रिजर्वेशन जैसे हम सिंपली करवाते हैं इस तरह से। फिर प्रिपरेशन ऑफ शिपिंग बिल, जो शिपिंग बिल है उसकी 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं और इसमें से एक प्रति तो जो आपके जो कस्टम अधिकारी हैं वो रख लेंगे और 2 उसको रवानगी एजेंट को साथ में भेज दी जाती हैं। उसके बाद पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज़, जो बंदरगाह या गोदी कर जिसको हम बोलते हैं, बंदरगाह के जो कर होते हैं वो आपको माल पे देने पड़ते हैं, माल ले जाने की अनुमति प्राप्त करने के बाद भी, तो ये उसका भुगतान करता है। फिर ये जो फॉरवर्डिंग एजेंट है आपका, रवानगी एजेंट जिसको हम बोलते हैं, ये मेट रिसीट रहता है। मेट रिसीट किसको बोलते हैं, जब जहाज़ का जो कैप्टन होता है वो जब माल लाद दिया जाता है जहाज़ में, तो जहाज़ का कप्तान माल की रसीद की प्राप्ति कर लेता है और जो माल की रसीद प्राप्त करता है तो इस रसीद को हम बोलते हैं मेट्स रिसीट। ठीक है, तो जहाज का कप्तान क्या करेगा, रसीद
में माल संबंधी सारे विवरण को चेक करेगा। पैकेटों की संख्या है, उसका वज़न कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, आयतन यानी किस डेट को माल जहाज़ पे चढ़ाया गया, किस बंदरगाह पे चढ़ाया गया, कहाँ माल पहुंचाना है, ये सारी डिटेल्स उसमें होती हैं, जिसे हम मेट्स रिसीट बोलते हैं। या ऑब्टेनिंग बिल ऑफ लैंडिंग, जिस बंदरगाह पे जहाँ उतारा जाएगा वहाँ से भी ये प्रिंटेड एक फॉर्म होता है। ये भी इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स, ठीक है। ये इंश्योरेंस गुड्स का करवाना या एडवाइस टू द एक्सपोर्टर, और एक्सपोर्टर को रवानगी एजेंट अपना जो काम है उसको सौंपा गया है, उसको संपन्न करने के बाद इस बात की सूचना निर्यातकर्ता को भेज देता है, और सूचना पत्र के साथ सारे के सारे जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, खर्चे हैं, कमीशन, उन सब का ये ब्यौरा बना करके एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके भेजता है। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट और फॉरवर्डिंग एजेंट के काम है। अब बात करते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ इनवॉइस। अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग के बाद जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, वो रवानगी एजेंट के माल लदान के सूचना प्राप्त करने के बाद एक इनवॉइस तैयार करेगा। इनवॉइस में सारी डिटेल लिखेगा, जैसे इसमें जहाज़ का भाड़ा कितना है, बीमा के कितने व्यय हैं, ठीक है, और उन्हें इनवॉइस में जोड़ा है नहीं जोड़ा है, माल की मात्रा कितनी है, उसका मूल्य कितना है, क्वालिटी क्या है, इंडेंट संख्या क्या है, जहाज़ का नाम क्या है, पैकिंग और मार्किंग, ये सारी डिटेल्स उसमें दी जाती है। फिर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। कई बार कोई देश अपने जो आयात करता है उसको कोई विशेष दर से माल आयात करने पर आयात में छूट दे देता है, आयात कर में उसको डिस्काउंट मिलता है। ये छूट तभी प्राप्त होती है जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उसके पास हो, तो ये भी उसको बनाना पड़ता है। फिर है प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू पेमेंट। ये कौन कौन से हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट यानी डीपी, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस यानी डीए, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बाय इंपोर्टर, ठीक है, इंपोर्टर्स बैंक, यानी इस तरह का जो डीए बैंक है वो भी इस तरह का ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो भुगतान के संबंध में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये वो चीज़ें हैं। तो ये चीज़ थी सारी की सारी जो इसके प्रोसीजर को बताती है कि एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि विच आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड। सबसे पहले बिल ऑफ लैंडिंग। देखिए जहाजी बिल्टी जिसको हिंदी में कहते हैं, जब निर्यात वस्तुओं को शिपिंग कंपनी या ट्रांसपोर्टर को भेज देता है, तब ट्रांसपोर्टर निर्यातक को ये जहाजी बिल्टी जारी करता है। इस बिल्टी में जो भेजने वाला है उस जो कंसाइनी जिसको हम बोलेंगे, उसका नाम, जहाज़ का नाम, माल जो चढ़ाए जाने वाला माल है, उतारे जाने वाला जो पोर्ट है, उन दोनों के नाम, भेजे जाने वाले सामान के विवरण, उसका सारी डिटेल्स, उसके पैकेट्स की कितनी क्वांटिटी है, जो आपका फ्रेट है यानी भाड़ा, उसकी रेट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर है लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके बारे में मैंने आपको बताया, लेटर ऑफ क्रेडिट पहले ही आप साख पत्र एक ले लेंगे, एक्सपोर्टर जो इंपोर्टर है उससे ये लेता है तैयार करवा के उसके बैंक से। फिर ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड में जो प्रयोग किए जाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक दस्तावेज़ है। इस बिल में जो निर्यातक, आयातक या उसके एजेंट, ठीक है, यानी आयातक का बैंक भी हो सकता है, ठीक है, उसका एजेंट, उसको निर्धारित समय के लिए निर्धारित राशि के भुगतान करने का निर्देश देता है, ठीक है। तो निर्यातक इस बिल को लिखता है और आयातक या उसका बैंक इस बिल पर हस्ताक्षर करके स्वीकार कर लेता है। ये बिल निर्यातक के लिए क्या हो गया, बीआर, ठीक है, और आयातक या उसके बैंक के लिए ये क्या हो गया, बिल्स पेबल, बीपी, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ है। फिर उसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है प्रोफोर्मा इनवॉइस, यानी प्रोफोर्मा बीजक, ठीक है, बिल कह सकते हैं हम। तो निर्यात व्यवहार उस समय आरंभ हो जाता है जब आयातक निर्यातक से व्यापार की जितनी भी शर्तें हैं उनकी पूछताछ करता है, कीमत की कोटेशंस मांगता है। तो निर्यातक क्या करता है, प्रोफोर्मा इनवॉइस के रूप में एक कोटेशन तैयार करता है, जिसमें वो विक्रेता और क्रेता का नाम, पता, मांगे गए जितने उत्पादन है उसकी सूची, उसका कोड नंबर, हर एक आइटम की प्राइस, उसकी करेंसी कौन सी, जैसे अमेरिकन डॉलर है या कोई यूरो है या रुपीज़ है इंडियन,
वो सारी की सारी उसका आयतन, लंबाई, चौड़ाई, भार, उसका उस सारी डिटेल्स, इसमें कितना ट्रेड डिस्काउंट होगा, कितनी वैलिडिटी होगी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना होगा, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना होगा, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये मैंने आपको अभी बताया, दस्तावेज जहां निर्यात किए जाने वाले देश को का जो उत्पादन का मूल स्थान है, ये वो बताता है कि कौन से देश में इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। मेट्स रिसीट ये तैयार की जाती है, जो जहाज़ का कप्तान है उसको ये देनी होती है, ये मेट्स रिसीट है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन है। कुछ निर्यात उत्पादों की दशा में क्या होता है कि माल को जहाज़ पर लादने से पहले उसके मूल्य का अनिवार्य रूप से स्टैंडर्डाइजेशन करवाना होता है। ठीक है, इसके लिए सरकार निर्यात निरीक्षण एजेंसियों को नियुक्त करती है। कुछ निर्यातक निर्यात बिल को कम मूल्य पर दर्शाते हैं ताकि निर्यातक और आयातक यानी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर निर्यात व आयात की कर की चोरी ना कर सके। तो इस प्रकार से जो सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन है वो इशू होता है, वो तैयार करना पड़ता है। उसके बाद इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो समुद्री मार्ग से भेजा जाता है तो बहुत जोखिम का काम है, तो फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट जो निर्यात माल का बीमा करवा करके बीमा कंपनी से बीमा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस को अन्य दस्तावेजों के साथ आप आयातक को भेज देंगे। फिर है कॉमर्शियल इनवॉइस। ये इनवॉइस निर्यातक के द्वारा आयातक को जारी किया जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को भेजेगा। इसमें एक्सपोर्ट का सारा विवरण, उसका माल की मात्रा है, उसका मूल्य है, उसका मार्किंग, उसका पहचान का जो संकेत है, या उसका जो बंदरगाह कहाँ से माल चढ़ाया गया, कहाँ पे माल उतरेगा, उसका बाकी जितने भी आपके दस्तावेज जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, जहाजी बिल्टी, प्रोफोर्मा इनवॉइस, और ये सारी चीज़ें इसमें ये कॉमर्शियल जो आपका इनवॉइस है इसमें हम मेंशन करेंगे, और इसमें कस्टम ड्यूटी वगैरह की भी डिटेल्स दी जाती हैं। देन अब आ गया आपका कॉन्सुलर इनवॉइस। जब कॉमर्शियल इनवॉइस को निर्यातक के देश में जो स्थापित आपका इंपोर्टर है उसके देश में जो ऑफिस ऑफ कॉन्सुलेट यानी जो वाणिज्य दूतीय कार्यालय होता है, यानी जो व्यापार को देखता है, ठीक है, व्यापार के बारे में, तो वो इसको प्रमाणित करता है, तो इसे हम कॉन्सुलर इनवॉइस कहते हैं। यानी जब एक किस्म से जो एम्बेसीज होती हैं जो कॉमर्शियल एंगल से उस चीज़ को प्रमाणित कर देती हैं, तो हम उसे कॉन्सुलर इनवॉइस कहते हैं। फिर है एक्सपोर्ट लाइसेंस। एक्सपोर्ट लाइसेंस मैंने आपको बताया, ये DGFT इसको एक्सपोर्टर को लिखता है, और एक्सपोर्टर के आवेदन पे वो उसको अगर केमिकल्स वगैरह है तो 24 महीने के लिए, वरना अन्य मदों के लिए, अन्य आइटम्स के लिए 12 महीने के लिए DGFT की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू होता है जिसको हम एक्सपोर्ट लाइसेंस कहते हैं। और एक शिपिंग बिल मैंने आपको बताया, शिपिंग बिल की 3 प्रतियां बनाई जाती हैं। ये समुद्री मार्ग से या वायु मार्ग से अगर मान लो इसका निर्यात किया जाता है तो निर्यातक को एक स्टैंडर्डाइज एक जो फॉर्म है उस पर शिपिंग बिल बनवाना पड़ता है। इसके अंतर्गत इंपोर्टर एक्सपोर्टर के नाम है, माल का विवरण है, जहाज़ का नंबर है, दोनों पोर्ट्स जहां माल लाता जाएगा, जहां उतारा जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें, और उसमें ड्यूटी फ्री अगर कोई चीज़ है। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अलग अलग जो आपके प्रोडक्ट है उसके लिए शिपिंग बिल पे अलग अलग रंग में वो बनते हैं। जैसे ड्यूटी फ्री जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सफ़ेद रंग में होते हैं, और ड्यूटी लगने वाले जितने भी जिन पे ड्यूटी लगती है उन उत्पादों को पीले रंग के फॉर्म में हम दर्शाते हैं। और यदि दी गई ड्यूटी का पुनर्भुगतान रिफंड किया जाना है तो शिपिंग बिल हरे रंग का होगा। यानी शिपिंग बिल 3 रंग का होता है। सफ़ेद रंग का होता है ड्यूटी फ्री, ड्यूटी जिन पे लगती है वो येलो कलर का फॉर्म, और जिनका रिफंड किया जाना है ड्यूटी का वो शिपिंग बिल होगा ग्रीन कलर का। तो इस तरह से आज हमने ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर और उसके बारे में जितने भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं, मैंडेटरी हैं, उनके बारे में आपको ये बताया। अगले लेक्चर में बाकी चीज़ें आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।